Hello friend, good morning to all of you. Today I am discussing about perquisites. जैसा कि हम लोग लास्ट क्लासेस में अलाउंसेस की बात एंड टाइप्स ऑफ अलाउंसेस की बात कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम लोग परक्विजिट्स के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग को बताए थे कि परक्विजिट्स एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटी के रूप में प्रोवाइड करवाया जाता है और उसका जो वैल्यू जो होता है मॉनेटरी टर्म में फाइंड किया जा सकता है। तो इस प्रकार की वैल्यू को परक्विजिट्स कहा जाता है। अलाउंसेस में और परक्विजिट्स थोड़ा सा डिफरेंस है कि यदि आपको एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को नगद के रूप में अगर कोई राशि दी जाती है तो उसको हम लोग अलाउंसेस के नाम से जानते हैं। परक्विजिट्स जब आपको फैसिलिटी के रूप में प्रोवाइड करवाया जाएगा तो उसको हम लोग क्या के नाम से जानते हैं? परक्विजिट्स के नाम से। तो यहाँ लिखे में परक्विजिट्स में बी डिफाइंड एज एनी कैजुअल emolument or benefit attached to an office or position in addition to salary or wages। आपको इस चैप्टर में ख़ास करके सैलरी और वेजेज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आपको बार बार हम बोल रहे हैं परक्विजिट्स का मतलब होता है इसकी सैलरी और वेजेज के अतिरिक्त अगर कोई भी सुविधा एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है तो उसको हम लोग परक्विजिट्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कार नहीं है तो कार फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। स्वीपर नहीं है तो स्वीपर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। गार्डनर नहीं है तो आपको गार्डनर फैसिलिटी दिया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी के रूप में प्रोवाइड करवाया जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ आपको कैश में नहीं मिलेगा, दैट मीन्स फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इस प्रकार की वैल्यू को हम परक्विजिट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो पॉइंट है टाइप्स ऑफ परक्विजिट्स। परक्विजिट्स कितने प्रकार के होते हैं? मेनली परक्विजिट्स 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ परक्विजिट्स। आपका जो परक्विजिट फर्स्ट जो है परक्विजिट्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। ये वैसा परक्विजिट्स है जो सभी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। तो इस प्रकार की परक्विजिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? परक्विजिट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। दूसरा जो परक्विजिट्स जो है परक्विजिट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। कुछ विशिष्ट कर्मचारी को परक्विजिट दिया जाता है, उसके लिए आपका है। ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है टैक्स फ्री परक्विजिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉय। सभी एम्प्लॉय के लिए आपको ये परक्विजिट एग्जेम्प्ट रहेगा, टैक्स फ्री रहेगा। इस पर टैक्स आपको नहीं लगेगा क्योंकि फर्स्ट लाइन में आपको लिखा हुआ टैक्स फ्री, डैट मीन इस पर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इस परक्विजिट्स को बोलते हैं टैक्स फ्री परक्विजिट्स। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि स्पेशल एम्प्लॉय किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं।
तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को समझने के लिए आपको यहाँ लिखा हुआ इफ़ अन एम्प्लॉय satisfied any one of the following condition then he will be a specified employee। यदि कोई भी एम्प्लॉय जो है नीचे जो आपको कंडीशन दिया हुआ अगर उसमें से कोई भी एक कंडीशन को अगर फुलफ़िल करता है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाता है। तो अब कंडीशन की हम लोग बात करते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, इफ़ एम्प्लॉय आल्सो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यदि जो एम्प्लॉय जो है वो कंपनी का डायरेक्टर है तो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहा जाएगा। दूसरा बोलता है कि एम्प्लॉय हैज़ 20% और मोर इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो आपको इक्विटी शेयर है अगर 20% से ज़्यादा उसके पास है या 20% है तो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। एंड पॉइंट नंबर थर्ड, हिज टोटल टैक्सेबल सैलरी एबव ₹50,000 पर मंथ। यदि उसका सैलरी जो है 50,000 पर मंथ से अधिक है तो भी वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के दायरे में जाएगा। तो क्लियर, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मतलब 3 में कंडीशन में से यदि कोई भी एक कंडीशन को फुलफ़िल करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। फर्स्ट पॉइंट है इफ़ एम्प्लॉय आल्सो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी का यदि डायरेक्टर है तो आपको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। पॉइंट नंबर 2, एम्प्लॉय हैज़ 20% और मोर इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। कंपनी का 20% से ज़्यादा एम्प्लॉय के पास है तो भी आपका स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। हिज टोटल टैक्सेबल सैलरी एबव ₹50,000 पर एनम। प्रति साल अगर 50,000 रुपये से अधिक टैक्सेबल सैलरी है तो भी वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, I am discussing about perquisite taxable in the hands of all employee। आइए हम लोग फर्स्ट परक्विजिट्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ये सभी एम्प्लॉय के लिए आपको टैक्सेबल है तो इस प्रकार की परक्विजिट्स को आपको बोला जाता है परक्विजिट्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। क्लियर। पॉइंट नंबर जो फर्स्ट जो है सभी आपको कर्मचारी के लिए टैक्सेबल है। रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री हाउस का मतलब है कि उसमें आपको रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, इसके द्वारा पेड होगा, एम्प्लॉय के द्वारा आपको रहने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया गया है। तो यहाँ पर रेंट फ्री हाउस को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। एक वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस और दूसरा होता है वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस। अब यहाँ बात है वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस मतलब वैसा घर जिसमें आपको फर्नीचर नहीं लगा है, उस घर को वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस के नाम से जानते हैं। दूसरा जो हाउस है वो वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस, आपका पूरा फर्नीचर वगैरह से पूरा सजा हुआ घर है, उसको हम लोग फर्निश्ड हाउस के दायरे में लेते हैं। तो अभी जो हम बात करेंगे वो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। आपको घर में कोई भी फर्नीचर वगैरह नहीं दिया गया है। तो इसमें से पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यदि कर्मचारी जो है एम्प्लॉय जो है यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या बोलता है, अमाउंट विच इज़ फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट शेल बी टैक्सेबल। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रेंट फ्री हाउस यदि फैसिलिटी के रूप में प्रोवाइड करवाया गया है तो गवर्नमेंट द्वारा जितना फिक्स्ड किया जाएगा या किया गया हो वो अमाउंट आपको टैक्सेबल होगा। क्लियर। फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि वो
गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो क्या कंडीशन है? तो उस स्थिति में आपको दो कंडीशन को ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट जो कंडीशन है, इफ हाउस इज ओन बाय एम्प्लॉयर यदि घर जो है एम्प्लॉयर का खुद का है तब की स्थिति में, और जब घर आपका एम्प्लॉयर का नहीं होगा, किराए पर लेकर आपको दिया हुआ है, उसके लिए अलग कंडीशन है। तो आपको जब अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं रेंट फ्री हाउस फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसमें से कंडीशन नंबर 1 इफ़ हाउस इज ओन बाय एम्प्लॉयर, और जब दूसरा कंडीशन रहेगा इफ़ हाउस इज नॉट ओन बाय एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर आपको मालिक एम्प्लॉयर जो है उसका खुद घर है, तो इस स्थिति में आपको 3 कंडीशन को ध्यान में रखना होगा। कंडीशन नंबर 1 जो बोलता है, 3 सिटी हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 25 lakhs एज पर सेंसस 2001, बोलता है जहाँ पर आपको घर मिला है, फैसिलिटी मिला है रेंट फ्री हाउस का, वहाँ की जनसंख्या अगर 25 लाख से ज़्यादा है जनगणना 2001 के अनुसार, तो उस स्थिति में आपको 15% ऑफ सैलरी शैल बी टैक्सेबल। कितना परसेंट सैलरी टैक्सेबल माना जाएगा? 15%। दूसरी जो केस है कि 10 लाख से पॉपुलेशन अधिक होना चाहिए और 25 लाख से कम होना चाहिए एज पर सेंसस 2001, तो उस स्थिति में आपको 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, इन सिटी हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख एज पर सेंसस 2001, आपको अगर वहाँ जिस सिटी में आप रह रहे हैं उस सिटी की जो पॉपुलेशन है यदि 10 लाख से कम है 2001 की जनगणना के अनुसार, तो आपको 7.5% ऑफ सैलरी शैल बी टैक्सेबल। क्लियर? अब पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं, हाउस इज नॉट ओन बाय एम्प्लॉयर, जब हाउस खुद आपका एम्प्लॉयर का नहीं रहेगा तब की बात बोल रहे हैं हम। तो क्या किया होगा? एम्प्लॉयर आपको किराए पर लेकर दिया होगा घर रहने के लिए, और एम्प्लॉयर ऑनर को रेंट पेड करता होगा, आपको फैसिलिटी के रूप में प्रोवाइड करवाया गया होगा। तो इसके लिए आपको इस कंडीशन को आपको ध्यान देना होगा। बोलता है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू शैल बी टैक्सेबल, 2 में से जो सबसे कम होगा वो आपको टैक्सेबल होगा। तो बोलता है रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, जितना एम्प्लॉयर ने रेंट पेड कर दिया है अमाउंट के रूप में लिख दीजिए रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, और 15% ऑफ सैलरी का 15% निकाल करके लिखिए। ये दोनों में से जो सबसे कम होगा वही आपको टैक्सेबल होगा। आपको हम बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर में सैलरी का मीनिंग हर सेंस में चेंज होता है। तो यहाँ पर सैलरी का जो आपका मीनिंग है इस प्रकार से आपको सैलरी में इंक्लूड करना होगा। क्या क्या इंक्लूड करेंगे? BS मतलब बेसिक सैलरी, आपको हम बार बार बता रहे हैं। DA डियरनेस अलावेंसेस तब इंक्लूड होगा जब इफ पार्ट ऑफ द सैलरी का रहेगा तब। नेक्स्ट जो पॉइंट है DP, बोनस, कमीशन, फी, ऑल टैक्सेबल अलाउंस, जितना टैक्सेबल अलाउंस है सभी, इस सब को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपका सैलरी आएगा, और इस अमाउंट को ऊपर में हम लोग को पुट अप करना है। क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? पॉइंट नंबर 2, होटल फैसिलिटी। होटल फैसिलिटी आपको एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यदि होटल फैसिलिटी कंडीशन नंबर 1 है, होटल फैसिलिटी अप टू 15 डेज इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। अगर होटल फैसिलिटी
आपको 15 दिनों के लिए दिया जाता है तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर? अगर 15 दिनों से आपको ज़्यादा के लिए दिया जाएगा तो आपको उस कंडीशन को आपको देखना होगा। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू शैल बी टैक्सेबल, दो में से जो सबसे कम होगा वो टैक्सेबल होगा। क्लियर? पहला बोलता है अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द होटल, एम्प्लॉयर के द्वारा जितना अमाउंट पेड करेगा होटल को वो अमाउंट यहाँ आपको लिखना होगा 24% ऑफ सैलरी यहाँ पर लिखना होगा। ये दोनों में से जो सबसे कम होगा वो टैक्सेबल होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि पहले अगर एम्प्लॉयर आपसे कुछ रिकवर कर लिया है तो रिकवरी को यहाँ पर लेस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर आपको 10,000 पेड कर दिया। क्लियर? 24% ऑफ सैलरी आपका ये आ गया 15,000, तो आपका टैक्सेबल होता 10,000। लेकिन 2,000 सैलरी पहले वो रिकवरी कर लिया था, 2,000 पहले एम्प्लॉयर को दे चुके थे, तो 2,000 घटा लेंगे, 10,000 माइनस 2,000 इक्वल टू 8,000 टैक्सेबल होगा। क्लियर? आपको यहाँ पर भी ध्यान देना होगा मीनिंग ऑफ सैलरी। सैलरी में आपको क्या क्या लेना है? बेसिक सैलरी लेना होगा, डियरनेस अलाउंसेस लेना होगा, डीपी लेना होगा, फी लेना होगा, प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। ये सभी को आपको पुटअप करने के बाद सबको समेशन कीजिए, जो अमाउंट आएगा वो आपका सैलरी कहलाएगा और एवं में पुट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके।